Hey, greetings. This is Sakshi, and I am here with today's video, which is about environment static GK for exams such as CLAT, CUET, MHCET, whatever. Whether it's law entrance or some general exam, Olympiad, anything. तो आपको हर चीज़ में हेल्प हो जाएगी. इसमें मैंने माइंड मैप्स यूज़ किए हैं. मैं बहुत ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सारे फैक्ट्स को मैंने क्रॉस चेक किया है, चाहे वो विकीपीडिया हो या जो भी हो. तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लेके मैंने पीपीटी बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट. सो यू कैन सी दिस हैंडसम गर्ल राइट देयर इज़ मी. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब सीरियस मोड. हाँ, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे. एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए जनरली, वो सब. एंड देन मोस्टली इसमें इंटरनेशनल समिट्स मैंने डिस्कस करे हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट. क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों में से आता है, और बाकी जो बचता है वो आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स में कवर हो जाएगा. तो इसलिए तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे. सबसे पहला टर्म है इकोसिस्टम. तो ये एसोसिएशन होता है लिविंग वर्ल्ड यानी बायोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड अबायोटिक नॉन लिविंग जो होता है, उसका एक एसोसिएशन होता है जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग होता है. तो इकोसिस्टम में समझ आ रहा है किसी टाइप का सिस्टम है ये. तो सेल्फ रेगुलेटिंग क्यों होता है? क्योंकि अब जैसे आप देखेंगे, कोई जानवर अगर मर जाता है, अ डेड एनिमल, तो वो अपने आप डिके कर जाता है टाइम के साथ, और फिर वो लैंड को फर्टाइल करने में हेल्प करता है. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है. तो ये जो टर्म है इकोसिस्टम, इसको कॉइन किया गया था तांसली के द्वारा इन 1935. तो ऐसे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी कभी पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. इकोलॉजी नेक्स्ट टर्म. तो इको का मतलब अभी हम लोग समझ के आए, ये मतलब कि कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. लॉजी, यू शुड नो, ये लॉजी वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है, इस लॉजी वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी. अब जैसे मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहते हैं, तो वही है इकोलॉजी, मतलब हमारे एनवायरनमेंट की स्टडी. अब इस टर्म को कॉइन किया गया था अर्नस्ट हाइकेल के द्वारा इन 1869. ओके, देन बायोडाइवर्सिटी. बायो का मतलब तो पता होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायो और बायोटिक ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं. तो हाँ, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा वेराइटी हमें देखने को मिलता है, तो उस टाइप से. तो इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो हमारे केस में ये अर्थ है. अर्थ पे जितने भी हमें वैरायटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो सब को हम लोग कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी. अब आया अगला टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो ये थोड़ा सा एक अलग टर्म है जो कि जनरली सुनने को नहीं मिलता है. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया. हॉटस्पॉट मतलब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बेसिकली ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन है बायोडाइवर्सिटी का, और उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है. तो ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत 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 ज़्यादा, कि इंडिया में मेनली 3 इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, विच इज़ वेस्टर्न घाट्स, जो कि हमारा साउथ में आता है. वेस्टर्न घाट्स आपको पता होगा अगर तो. और उसके बाद है ईस्टर्न हिमालयाज़, थोड़ा सा हमारे यहाँ है, थोड़ा नेपाल तिब्बत ये सब के साथ हम लोग शेयर करते हैं थोड़ा. और फिर है इंडो बर्मा, तीसरा वाला. तो ये थोड़ा हमारा अंडमान निकोबार साइड में है, थोड़ा इंडोनेशिया में भी चला जाता है. तो हाँ, ये चीज़ें हैं. अगला टर्म है बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो ये ऐसा एरिया होता है जिसको उसके रेजिडेंट्स के द्वारा प्रपोज किया जाता है और रेटिफाई किया जाता है. यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. तो एक ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना, ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है, क्योंकि अब देखिए ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, उसके द्वारा इसे रेटिफाई किया जा रहा है. मतलब कि ये है, इम्पोर्टेंस है इसका. तो इसमें इनोवेटिव अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं ताकि नेचर के साथ पीसफुली हम लोग रह सकें, नेचर भी खुश, हम भी खुश, ऐसी तरीके से. फिर आता है नेशनल पार्क. ये ऐसा एरिया है जिसको रिज़र्व कर दिया जाता है वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए. यहाँ पे एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग हो गया या कल्टीवेशन हो गया, उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है. प्राइवेट ओनरशिप नहीं अलाउड होती है. और ये जो नेशनल पार्क्स होता है, इसका जो भी बाउंड्री होता है
उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय लेजिस्लेशन। तो हमारा पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली, उन सारी चीज़ों से इन सबको समझा जाता है। तो ठीक है, करेंटली इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स हैं। तो ये नहीं पॉसिबल है कि आप 106 का 106 पता रखिए या रटिए। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैंने लगा दिया, जैसे आप सरिस्का देख सकते हैं यहाँ पे, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जिसको बोलते हैं, ये राजा जी एक, उसके अलावा काजीरंगा है, राइनोसोरस का फोटो बना, तो हमें पता है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नेशनल पार्क्स है। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स का है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ लें। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, यूनेस्को के उस वाले प्रोग्राम के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड करके। तो हाँ, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सुनने से पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ, तो ये क्या करता है, ये वाइल्ड एनिमल्स को मेजरली प्रोटेक्ट करना इसका एम होता है। ये यहाँ पे क्या होता है कि कटिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर टिम्बर या फिर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो देखिए, ट्रीज़ को हम लोग क्यों काटते हैं, वुड्स के लिए काट सकते हैं, या फिर फ्रूट्स के लिए, या उसके कुछ प्रोडक्ट के लिए, गम वगैरह जो निकलता है उससे। तो अगर वुड के लिए हमें काटना होगा तो फिर वो तो टेक्निकली नहीं पॉसिबल है, या तो आपके पास पेड़ रहेगा या तो आपके पास वुड रहेगा। तो इसलिए वुड के लिए काटना मतलब कि पेड़ को खो देंगे हम लोग अगर उसके वुड के लिए काटना। तो ऐसे जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, यहाँ पे फ्रूट्स या फिर कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए अगर आपको यूज़ करना है ट्री का, तो वो अलाउड होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज डिटरमाइंड बाय लॉ जो भी बोले सेट कर दिया जाता है लॉ के द्वारा। तो करेंटली अभी इंडिया में 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो ऑफ कोर्स ये भी नहीं पॉसिबल है याद रखना पूरा, तो कुछ कुछ मेजर आप देख सकते हैं, विकीपीडिया वगैरह पे, गूगल वगैरह पे सर्च कर लेने पे मिल जाएगा आसानी से। अगला है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को आप एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1972 में। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। तो देखिए, ये सुनने से ही पता चल रहा है हेरिटेज क्या है। जैसे इनहेरिट बोलते हैं, तो कुछ हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। तो हेरिटेज जो कि हम सब ने हेरिट किया हुआ साइट, कोई एरिया, और वर्ल्ड मतलब ये ऐसे साइट्स होते हैं जो कि नॉट ओनली फॉर अस, फॉर एवरीवन, ग्लोबली इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ग्लोबल कल्चर के लिए इसे रिकॉग्नाइज़ कर दिया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। करेंटली इंडिया में 8 साइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। उसके बाद इंडिया में अभी करेंटली 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, सिंस दिस इज़ द ओनली वन, इसलिए अकेली चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये कोई एक नेशनल पार्क है, ये एक मिक्स्ड टाइप का है, फॉर बोथ कल्चरल भी है ये और नेचुरल भी है। तो हाँ, उसके एक ये इम्पॉर्टेंट हुआ आपका, एक यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अजंता केव्स हो गया, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ये चारों जो है ना, ये सबसे पहली ऐसी साइट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया था इन 1983। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी चार जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ की गई थी एक साथ 1983 में। और सबसे रिसेंट चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मॉयडम्स। तो ये एक ब्यूरियल सिस्टम है, अहोम डायनेस्टी, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, असम साइड की है ये। तो ये मोस्ट रिसेंट है, 2024 में इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अब हम लोग IUCN पे आ गए हैं। ये अब आप में से बहुत लोग अभी तक सोचते होंगे कि ये IUCN जो है ना, वो यूनाइटेड नेशंस से अफिलिएटेड होता है या उससे कनेक्टेड होता है। नहीं, आपने एक सुना होगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। तो ये ऑफ कोर्स कनेक्टेड है यूनाइटेड नेशन से, बट ये IUCN जो है ना, ये एक कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। आप इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलो या कुछ भी बोलो, ये इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट ये IUCN जो है ना, इसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है इन यूनाइटेड नेशंस। तो ये बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है यूनाइटेड नेशन से। हाँ, तो ये गलत फहमी अगर थी तो उसे दूर कर लीजिएगा। तो इट वॉज फाउंडेड इन 1948, ओके, एट
Fontainebleau in France. Okay, sorry if I'm pronouncing this wrong, but yeah, Fontainebleau in France. यहाँ पे इसे फाउंड किया गया था. ये एक लीडिंग अथॉरिटी है ऑन एनवायरनमेंट और ये पब्लिश करता है रेड डेटा बुक. ये हर कोई सुना होगा और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भाई रेड डेटा बुक को कोई छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता. तो ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि इसका हेड क्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़. तो रेड डेटा बुक क्या होता है इसमें स्पीशीज़ की लिस्ट निकाली जाती है जिनके एग्जिस्टेंस को हो सकता है थ्रेट हो. तो ये अलग अलग लेवल होते हैं. इसमें एक होता है लीस्ट कंसर्न, एक होता है इंडेंजर, एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर. तो हाँ, ऐसे लेवल्स आते हैं. तो वो चीज़ें हैं इसमें. इसके अलावा एक कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कुछ है. तो ये एक तरह का प्रिंसिपल है. ये ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि इंडिविजुअल कंट्रीज़ जो हैं उनकी खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं. ठीक है, देखिए नाम से समझने की कोशिश कीजिए. कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं कॉमन है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डिफ्रेंशिएटेड, पर अलग अलग लेवल पे. अब हर कंट्री है उसकी अपनी खुद की कैपेबिलिटी है, वो खुद के लेवल पे योगदान दे सकती है अगर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात आती है. तो अब जैसे एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ यूएस, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है यूएस, ये वो, और इंडिया तो फिर भी बहुत टाइनी है यूएस के सामने. तो अब आप इंडिया और यूएस दोनों को बोलोगे कि आप सेम तरह से अपना क्या कह सकते हैं योगदान दीजिए, तो ऐसे तो नहीं पॉसिबल है ना. जो चीज़ यूएस आराम से कर लेगा वो चीज़ इंडिया को करने में 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि गरीब देश हैं हम लोग, डेवलपिंग कंट्री हैं. वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग, वेयर एज यूएस इज़ अ डेवलप्ड नेशन. तो हाँ, यही चीज़ है. और ये जो प्रिंसिपल है ना, इस प्रिंसिपल में ये क्लियरली कहा गया है कि ये जो ऑब्लिगेशन है रिड्यूस करना करंट एमिशंस को, ये ऑब्लिगेशन डायरेक्टली पुट की गई है डेवलप्ड कंट्रीज़ पे. किस बेसिस पे डेवलप्ड कंट्रीज़ पे की गई है? क्योंकि हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है ये. जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उस वक्त ब्रिटिशर्स की खुद की इकॉनमी बहुत सही काम कर रही थी. वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाया जा रहा था, और उस वक्त इन लोगों ने कितने एमिशंस किए हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. उस वक्त तो कोई गया नहीं होगा उनका देखने. पर अभी हम लोग आज़ाद हुए हैं नए नए, और हमें अभी प्रोग्रेस करनी है. अभी आप लोग आ रहे हो देखने हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, तुम्हारे बंद करो, ऐसे थोड़ी होता है. हमें प्रोग्रेस भी तो करनी है ना. हमारे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमारी इकॉनमी भी, हमारा एनवायरनमेंट भी. हमारी कंडीशंस डेवलप्ड कंट्री की तरह सेम नहीं है. इसलिए ये वाला प्रिंसिपल आया एग्जिस्टेंस में कि हर कंट्री की खुद की अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्या कह सकते हैं उसे, हिस्टोरिकल जितना उन्होंने एमिशंस क्रिएट किया उस हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. ये कहता है ये प्रिंसिपल. नाउ आगे है ग्लोबल कॉमन्स. तो ये सुनने से पता चल रहा है ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कॉमन्स, मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ये सबका है. जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, ओशंस, अंटार्कटिका, आउटर स्पेस, तो ये किसी एक कंट्री का नहीं है. यूएस बोलेगा कि भाई पूरा स्पेस मेरा, ब्रह्मांड मेरा, नहीं, ऐसा नहीं होता, सबका है वो. हाँ, अब अंटार्कटिका वाले में आपको एक पॉइंट याद कर लेना चाहिए कि एक अंटार्कटिक ट्रीटी हुआ था 1959 में. उसी के अंतर्गत कहा गया था अंटार्कटिका को कि एक ये ऐसा कॉन्टिनेंट रहेगा जिसको सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा, या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह. यहाँ पे किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी. और अंटार्कटिका को कहा गया था कि ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि सबका है, किसी एक टाइप के इनहेबिटेड लोग, उन लोगों के लिए नहीं है, सबका ही है. तो हाँ, ये एक चीज़ थी. इसके अलावा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये भी एक प्रिंसिपल है. और ये कहता है कि इंडिविजुअल कंट्रीज़ वो खुद से अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन चूज़ करें कि वो कितना कंट्रीब्यूट करने में सक्षम हैं, कितना कंट्रीब्यूट करने में केपेबल हैं, उतना वो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने अपने खुद के लेवल पे. अभी इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये आया कब है, कौन से समिट में आया, ये सारी चीज़ें तो वो आगे देखे जाएंगी. इसके अलावा नेट ज़ीरो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है या फिर ऐसा जो भी बोलिए जिसमें हम लोग बैलेंस कर रहे हैं. क्या बैलेंस कर रहे हैं?
तो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो कि हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैसेस, और जो भी अमाउंट हम लोग रिमूव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में से, इस चीज़ को के बैलेंस को नेट ज़ीरो कहा जाता है। जब दोनों चीज़ बैलेंस्ड हो जाएंगी, जितना हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं उतना ही हम लोग रिमूव भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, तो उसको नेट ज़ीरो कहा जाएगा कि हम लोग एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं पहुंचा रहे हैं। एक तरफ दिक्कत पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिक्कत कम भी कर रहे हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है। अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देख लिया। अभी हम लोग आ चुके हैं रामसर कन्वेंशन पे। ओके, तो रामसर कन्वेंशन जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर व्हाट, कंजर्वेशन, किस चीज़ का, वेटलैंड्स। अब ये सुन के कितनों को चक्कर आ गया होगा कि वेटलैंड्स क्या आखिर, कोई क्योंकि नया वर्ड है एक तरह का, तो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये रामसर कन्वेंशन जो है ये ऐसे ही कुछ भी नाम नहीं रखती है कि रामसर ये कैसा सा नाम है, नहीं, कैसा सा नाम नहीं है। ये ईरान में एक जगह है, एक सिटी है, उसका नाम है रामसर, और वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ था, वहीं पे ये समिट हुआ था। तो उस वक्त ये ट्रीटी को साइन किया गया, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन नाम रख दिया गया। क्योंकि ट्रीटीज़ का नाम अगर आप जनरली देखेंगे ना, तो वो जहाँ पे वो समिट हुआ था उसी जगह के नाम के बेसिस पे रखा जाता है। दिल्ली में हुआ था तो उसको दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। तो यही चीज़ें हैं। और ये जान लीजिए कि 1971 में हुआ था और 2 फरवरी को हुआ था, और इसी की वजह से 2 फरवरी को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इट एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। इस साल 2025 का भी आपको पता होना चाहिए थीम वगैरह, क्योंकि ये करंट चीज़ों में आ जाता है। मैं आपको स्टैटिक बता रही हूँ, पर करंट में अगर आप सर्च करने जाएंगे तो मैं बता देती हूँ। वैसे इस साल का 2025 का थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ऐसे ही आप जिस भी साल में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें करंट में ये आ जाएगा। कोई इम्पॉर्टेंट डे है तो उससे रिलेटेड थीम, होस्ट कंट्री कौन सी थी, ये सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा। अब आती है बात वेटलैंड की कि आखिर ये होता क्या है। तो वेटलैंड ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि ना सही से ज़मीन होते हैं और ना ही सही से वो वाटर बॉडी होते हैं। वेटलैंड देखिए सुन के पता चल रहा है, वेट मतलब क्या, गीला, लैंड ज़मीन। तो ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि लैंड और वाटर के बीच में लाया करते हैं। देखते होंगे ना, गीला गीला स्वम्पी मार्शी टाइप का जो एरिया होता है उसे ही वेटलैंड कहा जाता है। तो ऐसे हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं। एक टोटली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट भी इसके लिए दिया हुआ है कि ड्यूरिंग लो टाइड 6 मीटर से कम, है ना, 6 मीटर इसका बहुत हाईएस्ट लेवल का सेट किया हुआ है लिमिट। 6 मीटर से कम ये डीप होना चाहिए, तो वो वेटलैंड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हाँ, अब ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग आखिर क्यों इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं इसे कंजर्व करने में। तो एक बात आप समझिए कि कोई भी वाटर बॉडी है, चाहे वो कैसी भी हो, छोटा बड़ा गहरा जो भी हो, पर जो भी वाटर बॉडी है वो एज अ कार्बन सिंक काम करता है। अपने अंदर कार्बन के जितने भी एमिशंस हो रहे हैं अपने लेवल पे, जितना वो खुद करने में कैपेबल है, तो वो वाटर बॉडी जो है ना एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। तो वैसे ही ये वेटलैंड्स भी हैं। तो इनकी ज़रूरत हमें इसलिए है कि अर्बन एरिया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ग्लोबल क्या कह सकते हैं, वार्मिंग हो रही है, नदियाँ सूख जा रही हैं। तो वैसी सिचुएशन में वेटलैंड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अर्बन एरिया में वेटलैंड्स होंगे तो वो एक तरह से वाटर बॉडी की जो कमी है ना उसे पूरा करेंगे। तो हाँ, इनका यही है, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन, दैट इज़ कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं ये। फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में भी हेल्प करते हैं, अर्बन फ्लडिंग को प्रिवेंट करते हैं, और ये नेचुरल फिल्ट्राइजेशन करते हैं वेस्ट वाटर का, जो भी गंदा पानी होता है नेचुरली उसे फिल्ट्रेट भी करते हैं उसे। खैर, इसमें वेटलैंड्स में भी कुछ चैलेंजेस हैं हमारे लिए, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं हर जगह, अर्बन प्लानिंग हमारे यहाँ है नहीं। और रूरल एरियाज़ में तो क्या किया जाता है कि वेटलैंड्स हैं उसमें बालू मिट्टी डाल कर उस पर खेती कर ली जाती है। तो खेती चलो आप आज कर लोगे, आज आप उसको बेच के पैसा कमा लोगे, पर एनवायरनमेंट को जो आप क्षति पहुंचा रहे हो वो तो नेक्स्ट लेवल है। खैर, वो कुछ चैलेंजेस थे। अब हम लोग आते हैं इंडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हमें याद रखनी है कि इंडिया ने साइन किया था इस कन्वेंशन को,
ऑन 1 फरवरी 1982। तो 1971 में ये हुआ था, 1982 में हमने इसे साइन किया, 11 साल बाद। और करेंटली इंडिया में 89 रामसर साइट्स हैं। तो 89 रामसर साइट्स हैं, तो एक सबसे पहला क्या था, लेटेस्ट अभी में क्या है, और सुपरलेटिव चीज़ें जैसे कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया चिलिका लेक एंड कियोलादियो नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। ये दोनों ही हैं फर्स्ट साइट में। रेणुका लेक ये स्मॉलेस्ट में आता है। और स्टेट विथ मोस्ट रामसर साइट्स जो है वो तमिलनाडु है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अगर आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें कंट्री विथ मोस्ट रामसर साइट्स, तो वो यूके हो जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो रामसर हमने कर लिया। अब स्टॉकहोम पे आ चुके हैं हम लोग। इसका एक तरह से ऑफिशियल नाम अगर आप बोलोगे तो ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये हेल्ड किया गया था स्टॉकहोल्म इन स्वीडन, ओके, ड्यूरिंग जून 5 से लेकर के इतना 1972। तो जून 5 ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। क्या हुआ था इस दिन, आज के टाइम पे हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्रेंस हुआ था इसलिए। और एक और रीज़न है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, जिसके अभी मैंने ऊपर बात की थी, उसको भी 5 जून को ही इस्टेब्लिश किया गया था, इस सेम दिन। तो इन दोनों चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। हाँ, आपको ये पता रखना है कि UNEP का हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या, तो वहाँ पे है। अब ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया था 2006 में। आपको साइन करना रेटिफाई करने में डिफरेंस पता होना चाहिए। किसी चीज़ को अगर हमने सिंपली साइन किया है तो एक तरह से हमने कहा है कि हाँ इस बात से हम लोग अग्री करते हैं, पर हमने उसे अभी लीगली अप्लाई नहीं किया अपने कंट्री में। और जब हमने रेटिफाई कर लिया उस चीज़ को, फिर तो मतलब है कि हम लोग पूरा अग्री करते हैं और हम अपनी कंट्री में इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन लाएंगे। तो हाँ ये चीज़ है, ये अंतर आपको पता होना चाहिए था एक। बाकी इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मैंने लिख दिया, ये थोड़ा करंट में आ जाएगा, करंट जीके में। तो हाँ, इस साल होस्ट कर रहा है कोरिया, साउथ कोरिया। और इस साल का थीम इन्होंने रखा है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये चीज़ है। ये मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस स्टॉकहोम कन्वेंशन का, वो ये था कि वो प्रोटेक्ट करे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को फ्रॉम दिस POPs। व्हाट इज़ दिस? तो ये इसका फुल फॉर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और इससे जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत दिक्कत होती है। हमारे लिए ये टॉक्सिक चीज़ें हैं। अब उसका एग्जांपल दे दिया है DDT, PCB, तो यही सारी चीज़ें हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे आ चुके हैं हम लोग। रामसर हो गया, फिर स्टॉकहोल्म हो गया, अभी हम लोग मॉन्ट्रियल पे आ गए हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको आप समझ सकते हैं थोड़ा। ये जो है ओजोन लेयर है ग्रीन कलर का, और हमें ओजोन लेयर में एक छेद दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मैं चाहूँगी कि आप बैकग्राउंड समझ लें क्या है। तो 1985 में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बिगेस्ट अंटार्कटिक ओजोन होल, जो मैंने फ़ोटो अभी आपको दिखाई। तो उसे ओजोन लेयर में होल देखने को मिला इतना बड़ा। अब सब परेशान, टेंशन में पूरा। तो 1985 में सेम ईयर में ये कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। और इंडिया भी इसका पार्टी है सिंस 1991। तो हाँ, जैसे ही ये डिस्कवर किया ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, उसी वक्त ये समिट बुलाई गई और वियना कन्वेंशन हुआ था। तो ये जो वियना कन्वेंशन है ना, ये इसी कन्वेंशन ने एक तरह से फाउंडेशन स्टोन रख दिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रेडिसेसर भी कहा जा सकता है कि उससे पहले ही आया था। बेस यही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बेस है वियना कन्वेंशन। तो हाँ ये चीज़ है। पर हाँ, इसमें ये है कि इतने सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्योंकि अब ऐसे तुरंत में आप समिट बुलाओगे तो क्या ही ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये चीज़ है। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसे हम लोग ODS कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस।
उन सबका प्रोडक्शन को फेजिंग आउट मतलब बंद कर देना और या रिस्ट्रिक्ट करना। तो हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन के डिप्लेशन के लिए, तो ऐसे कंट्रोल किया जाता है। इस प्रोटोकॉल के अंडर में 20 ऐसे सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसको साइन किया गया था 16 सितंबर 1987, ठीक है, 1987। तो इसलिए हर साल 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिया ने भी इसे सेम जब हुआ था तभी हमने साइन कर लिया था इसे। और इसके अलावा ये एंटर्ड इनटू फोर्स 1989 में आया था ये फोर्स में। अब ओजोन के बारे में जान लीजिए। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है O3, है ना, O3 ऐसे लिखते हैं। तो और ये जो ओजोन लेयर है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। अब इसी के साथ आपको मैं अगर थोड़ा और स्टैटिक आपको बताते चलूँ जी के साथ साथ, तो आपको एटमॉस्फेयर के लेयर्स पता होने चाहिए। ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होता है, ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर ये स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर आप जाओगे तो मीसोस्फेयर है, उससे ऊपर थर्मोस्फेयर है, उससे ऊपर जाओगे तो एक्सोस्फेयर है जो कि सबसे ऊपर वाला है। तो हाँ, ये चीज़ें हैं। मैं इसे मिटा देती हूँ, पूरा गंदा कर दिया मैंने। तो ये था। तो ओजोन लेयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो यूवी रेज जो आती हैं सन से, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर की वजह से ही ये एज अ शील्ड काम करता है, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हमें उसमें होल देखने को मिला ना, तो हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि अभी अंटार्कटिका पे आया, हमारे यहाँ भी होल आ जाए, सबको डिजीज़ होने लग जाएगी, स्किन डिजीज़। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओजोन लेयर। तो हाँ, ये चीज़ है। इसके अलावा मैंने इस साल नहीं, लास्ट ईयर का 2024 का जो ओजोन डे मनाया गया था, उसका थीम मैंने लिख दिया लास्ट 6 मंथ का। अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप इसका डेट तो देख ही चुके हैं, 16 सितंबर। तो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर में फॉर स्पेसिफिकली CUET और MHCET है, क्योंकि अभी वही है रिसेंट में एग्ज़ाम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या था इस साल का ओजोन डे का थीम। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। बाकी ये बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया। तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, इट वाज द फर्स्ट कन्वेंशन जिसने डील किया ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कन्वेंशन नहीं था, उससे पहले वियना हो चुका था 2 साल पहले। पर अगर कोई बोलेगा कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो येस, क्योंकि उसमें ज़्यादा पार्टीज आई थी और यूनिवर्सली उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था। तो ये चीज़ें देखिए, फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन, इन्होंने भी कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि परहैप्स द सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट टिल डेट जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो ये चीज़ कहा इन्होंने। अब हम लोग आ गए अर्थ समिट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग बचपन से तो नहीं, मतलब 10th क्लास से सुनते आए। रियो दे जानेरो अर्थ समिट, रियो दे जानेरो ब्राज़ील में एक जगह है। तो हाँ, और ये अर्थ समिट का ऑफिशियल नाम अगर आपको देखना होगा तो वो ये है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये नाम है इसका। तो ठीक है, इसकी बेसिक्स तो हर किसी को पता है कि रियो दे जानेरो ब्राज़ील में हुआ था, ये सब तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग पहले से ही। इसके आउटकम्स देखते हैं एक बार। ये मेरा खुद का बनाया हुआ माइंड मैप है, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग। हाँ, तो आउटकम्स में हमें 2 चीज़ें हैं मेनली हम लोग 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ऐसे आउटकम्स जो कि बाइंडिंग थे, और दूसरा ऐसे जो कि नॉन बाइंडिंग थे। तो बाइंडिंग में हमारा आ जाता है UNFCCC, ठीक है। अर्थ समिट में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था UNFCCC। अब इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसको अब आप सुनते होंगे कि हर साल एक कॉप नाम का समिट होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। लास्ट ईयर COP29 हुआ है, इस साल यानी 2025 में COP30 होने वाला है। तो यही UNFCCC के अंडर में कॉप जो है एवरी ईयर हमें देखने को मिलता है। तो मोस्ट रिसेंट कॉप जो है वो 29 है, 2024 में, लास्ट ईयर में देखने को मिला था।
इसके अलावा ये UNFCCC को इस्टेब्लिश किया गया। उसके अलावा UNCBD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये CBD है ना, इसके अंडर में भी कॉप होता है। इन तीनों के ही अंडर में कॉप होते हैं, इसमें, ठीक है। पर अंतर ये है कि ये UNFCCC जिसका भी 30th नंबर का होने वाला है कॉप इस साल, ये हर साल होता है इसका मीटिंग, ठीक है, एनुअल मीटिंग होता है। और ये CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और ये CCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये डेजर्टिफिकेशन वाला और ये बायोडाइवर्सिटी वाला, इन दोनों का कॉप यानी समिट जो है वो एवरी 2 ईयर होता है, 2 सालों में एक बार। तो मोस्ट रिसेंट अभी इन दोनों का ही हुआ था कॉप, पिछले साल COP16 हुआ था दोनों का ही। तो हाँ, ये अब अगले 2 साल के बाद आएगा ये चीज़ है। और नॉन बाइंडिंग जो हमें आउटकम्स देखने को मिले थे, उसमें हमें ये देखने को मिला, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता होना चाहिए, उसको फॉर्म करने में इसने काफ़ी हेल्प की थी हमारी। बाकी एजेंडा 21 आया था, यानी 21st सेंचुरी में हमारे क्या क्या गोल्स रहना चाहिए वो सब बताता ही है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये गाइडलाइंस होते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वगैरह। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये बाइंडिंग नहीं थी, पर ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बाइंडिंग थी। तो हाँ, ये चीज़ है इसमें। इसके अलावा ये जो इतने सारे ये तीनों जो मैंने आपको बताए हैं अलग अलग कन्वेंशंस, एक है UNFCCC जिसका हर साल होता है, एक है बायोडाइवर्सिटी वाला और एक है डेजर्टिफिकेशन वाला। तो इन तीनों का फर्स्ट जो हुआ था सबसे पहले, उसके अलावा लेटेस्ट जो लास्ट ईयर हुआ है तीनों का, और अपकमिंग, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले UNFCCC का डिस्कस करते हैं। 1995 में इसका पहला हुआ था COP1, जो कि बर्लिन जर्मनी में हुआ था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देती हूँ। लेटेस्ट अभी लास्ट ईयर का जो हुआ है, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में हुआ है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये 6 मंथ करंट अफेयर के पर्पज़ से। तो लेटेस्ट जो हुआ है लास्ट ईयर COP29 हुआ है, 2024 में हुआ है, बाकू अजरबैजान में हुआ है। और अपकमिंग जो है यानी 30 दिस ईयर 2025 का, ये होने वाला है ब्राज़ील में भी एक सिटी है बेलम, वहाँ पे। तो हाँ, उससे रिलेटेड आपको एक ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने COP8 कंडक्ट किया था 2002 में दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तो हाँ, एक ये चीज़ थी। अब हम लोग आ गए हैं बायोडाइवर्सिटी वाला देखने के लिए, ठीक है, वो हमने पर ईयर वाला UNFCCC का देखा, अभी हम लोग CBD का देखेंगे। तो इसका फर्स्ट जो हुआ था वो बहामास में हुआ था इन 1994, और लास्ट ईयर 2024 का यानी COP16, क्योंकि ये हर 2 साल में एक बार होता है, वो हुआ था काली कोलंबिया। और उसका थीम याद रख लीजिएगा, क्योंकि वही लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, मेकिंग पीस विथ नेचर, ये इसका थीम था। और इसका अपकमिंग जो है वो अभी अनाउंस हुआ नहीं है, ऐसे लाइकली है कि 2026 में होगा, पर हाँ अभी वैसा कुछ अनाउंस किया नहीं गया। हाँ, आप ये भी जान लीजिए कि COP11, ये CBD वाले का COP11 2012 में हमने ऑर्गेनाइज कराया था एट हैदराबाद। अब हम लोग कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, अब डेजर्टिफिकेशन वाले के अंडर कब कब हुए हैं ये COP मीटिंग्स, उसका देखने आ गए हैं। तो फर्स्ट जो हुआ था वो 1997 में रोम में हुआ था। लेटेस्ट लास्ट ईयर वाला वो रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। तो ये चीज़ है। और अपकमिंग इसका भी अभी अनाउंस नहीं हुआ, पर हाँ इसका भी लाइकली है 2026 में होगा। बाकी इंडिया ने इसका 14th ऑर्गेनाइज कराया था दिल्ली में 2019 में। ओके, अर्थ समिट हमारा हो गया। अब हम लोग आ गए क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ये UNFCCC का जो है ना क्लाइमेट चेंज से डील करना, उसी चीज़ को फर्दर एक्सटेंड करता है ये, है ना। इसमें जो भी पार्टीज़ होती हैं वो लोग ऐसा कमिट करती हैं कि वो लोग अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करेंगी। तो हाँ, यही चीज़ है इसमें। इसका मानना है क्योटो प्रोटोकॉल का कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत बढ़ रही है, और ह्यूमन मेड CO2 एमिशंस जो हैं उसी की वजह से बढ़ रही है, ये मानता है ये। इसलिए ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ही कंट्रोल कराने पे ध्यान देता है। मोस्टली क्योटो प्रोटोकॉल का फोकस वही है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना।
इसे अडॉप्ट किया गया था क्योटो, जो कि जापान में जगह है। मैंने आपको बताया था कि जो भी ऐसी ट्रीटीज़ होती हैं तो जहाँ पे वो समिट कंडक्ट होता है उसी के नाम पे इसे रखा जाता है। तो क्योटो जो है वो जापान की जगह है और 1997 में इसे अडॉप्ट किया गया था। बाकी एंटर्ड इनटू फोर्स 2005 में हुआ ये। और 2011 में कनाडा जो है वो फर्स्ट ऐसा सिग्नेटरी बना जिसने अपना विड्रॉवल अनाउंस कर दिया कि मैं इससे विड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे इसका पार्ट नहीं रहना। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है, सिंगल कंट्री, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करके अडॉप्ट करके फिर उसको इससे विड्रॉ कर लिया। तो 2011 में कनाडा ने। खैर, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसकी वैलिडिटी 2012 तक ही थी, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि 2015 में ये जो है पेरिस एग्रीमेंट लाया गया, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये भी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पे ही, जिसे 195 पार्टीज़ के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो खैर, मैंने इसका 195 पार्टीज़ इसलिए बताया क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट जो इन सारे में मोस्ट रिसेंट है, एंड प्लस 195 पार्टीज़, देखिए मतलब लगभग सारी कंट्रीज़ तो आ ही गई ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरिस एग्रीमेंट हमारे लिए। तो हाँ, 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था और इसे साइन किया गया था 2016 में। इंडिया ने भी इसे साथ ही में सेम साल में साइन कर लिया था। अब इसके गोल्स की बात करते हैं कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसके गोल्स क्या हैं। तो इसका गोल ये है कि ग्लोबली हमारा टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है, उसे ये चाहता है कि 2 डिग्री सेल्सियस से डाउन रखें नीचे, और ऐसे एफर्ट्स किए जाएं कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब जब इंडस्ट्रीज़ नहीं हुआ करती थी उस वक्त जितना हमारा टेम्परेचर रहता था, एवरेज टेम्परेचर, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो बढ़े ही ना, ऐसा इसका है। तो देखते हैं ये कब तक होता है, क्योंकि अभी रिसेंट में भी हम लोग देख रहे थे कि 2024 जो था वो हॉटेस्ट ईयर था, और थिंग्स लाइक दैट कि 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो देखते हैं ये 1.5 डिग्री सेल्सियस एम हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, कहीं ऐसा ना कि क्रॉस कर जाए, बट लेट्स सी। तो हाँ, और मैंने आपको बताया था नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि हर कंट्री जो है अपना खुद का टारगेट डिटरमाइन करती है कि हम लोग इतना कंट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज हम इतने कैपेबल हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट में ही ये प्रिंसिपल जो है काम में आता है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट ने हमें एक टारगेट दिया था ग्लोबली कि नेट ज़ीरो का टारगेट, वही बैलेंस जो मैंने आपको बताया कि जितना हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं वर्सेस जितना हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में से, तो वही नेट ज़ीरो का टारगेट इसने दिया था 2050 का। पर क्योंकि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से हम लोग अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, तो इंडिया ने अपना टारगेट रखा है 2070 का। अब आप EU के बारे में देखोगे, यूरोपियन यूनियन, तो उसने अपना 2050 लिया है, उसने उतना ही एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है आपने दिया, हम इतने पे ही करेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ मेरे को जितना बताना था वो कंप्लीट हुआ। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं इस माइंड मैप के सहारे। सबसे पहले तो हमने वो इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े, इकोसिस्टम, इकोलॉजी वगैरह, मैंने सब कुछ बताया आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स वगैरह, ठीक है, वो हुआ। उसके बाद हमने रामसर कन्वेंशन का पढ़ा जो कि बेसिकली वेटलैंड से डील करता है। फिर हम स्टॉकहोम कन्वेंशन पे आए जो कि किस चीज़ से, वो POP जो हमने पढ़ा था, पॉल्यूटेंट्स जो हैं उससे डील करता है, तो वही उस चीज़ से डील करता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। आपको ये याद रखना होगा कि इसी से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे निकल के आया है, इससे रामसर वाले से वेटलैंड डे निकल कर आया है। इसके अलावा ये वेना वाला और मॉन्ट्रियल वाला ये सेम चीज़ से डील करते हैं जो कि है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। अर्थ समिट जो है वो एक तरह से क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, CC क्लाइमेट चेंज से डील करता है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, ये दोनों चीज़ ग्लोबल वार्मिंग से डील करता है। तो ठीक है, हो गया ख़त्म। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो जो पूछा जा सकता था मैंने आपको बता दिया, यही सारी चीज़ें थी इसमें। सो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है 3-4 दिन की, बट एनीवेज ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।